बार फिर से आपका स्वागत है मेरी क्लास इजी केमिस्ट्री पॉइंट में। तो क्लास 12th की केमिस्ट्री में इससे पहले हम पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या होता है इससे पहले हमने पढ़ा, और इसके अलावा सॉलिड स्टेट के टाइप पढ़े कि सॉलिड स्टेट कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया आपको कि जो सॉलिड स्टेट होता है या जो ठोस अवस्था होती है दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहला प्रकार यहाँ पर बताया कि जो सॉलिड हमारे होते हैं वो होते हैं क्रिस्टलन सॉलिड, और सेकंड टाइप का यहाँ पर जो सॉलिड हमारे पास होते हैं वो होते हैं एमॉर्फस सॉलिड या अक्रिस्टलीय सॉलिड। तो आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें हमने पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलन सॉलिड। तो अगर हम जब क्रिस्टलन सॉलिड का क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन इसका बेस्ड ऑन होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स पर। जिन कणों से मिलकर हमारा सॉलिड बना हुआ है उन कणों के मध्य जो अंतराणविक आकर्षण बल होता है या इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है उसके आधार पर हम यहाँ पर जो क्रिस्टलन सॉलिड होते हैं क्रिस्टलन सॉलिड को उसके आधार पर हम चार भागों में बांटते हैं। पहले प्रकार के हमारे जो क्रिस्टलन सॉलिड होते हैं इनको हम मॉलिक्यूलर क्रिस्टलन सॉलिड कहते हैं। दूसरे प्रकार के जो हमारे क्रिस्टलन सॉलिड होते हैं इनको हम आयनिक क्रिस्टलन सॉलिड कहते हैं। तीसरे प्रकार के मेटेलिक, और इसके अलावा चौथे प्रकार के होते हैं कोवलेंट क्रिस्टलन सॉलिड। तो इन चार प्रकारों में से सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलन सॉलिड होते हैं ये क्या होते हैं। तो अगर हम मॉलिक्यूलर क्रिस्टलन सॉलिड की बात करें तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलन सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जहां पर अवयवी कण हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं या अणु होते हैं, या ऐसे क्रिस्टलन सॉलिड जो कि जिनमें जो कण होते हैं, जिन कणों द्वारा हमारा जो ठोस बना है उसमें अगर कण हमारे मॉलिक्यूल हो या अणु हो तो ऐसे क्रिस्टलन सॉलिड क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलन सॉलिड कहलाते हैं। अब अगर हम मॉलिक्यूलर क्रिस्टलन सॉलिड की बात करें तो जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलन सॉलिड होते हैं ये भी हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के हमारे जो क्रिस्टलन सॉलिड हैं ये हैं नॉन पोलर। दूसरे प्रकार के क्रिस्टलन सॉलिड होते हैं हमारे पोलर, और तीसरे प्रकार के जो क्रिस्टलन सॉलिड होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टलन सॉलिड। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलन सॉलिड क्या है, जहां पर अवयवी कण हमारे अणु होते हैं। ठीक है, ऐसे क्रिस्टलन सॉलिड को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलन सॉलिड या आणविक क्रिस्टलन सॉलिड इनको कहा जाता है। ठीक है, तो आणविक क्रिस्टलन सॉलिड भी अंतर आणविक आकर्षण बल के आधार पर तीन भागों में बांटे गए हैं, नॉन पोलर, पोलर और इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है, नॉन पोलर को हम यहाँ पर बोलते हैं अध्रुवीय क्रिस्टलन सॉलिड, और पोलर को बोलते हैं ध्रुवीय, और इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डेड हमारे हाइड्रोजन बॉन्डेड कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि नॉन पोलर क्रिस्टलन सॉलिड क्या होते हैं या अध्रुवीय क्रिस्टलन सॉलिड क्या होते हैं। तो अध्रुवीय क्रिस्टलन सॉलिड की अगर हम बात करें या अध्रुवीय ठोसों की अगर हम बात करें तो अध्रुवीय जो ठोस होते हैं इनमें अवयवी कण अध्रुवीय अणु होते हैं, यानी कि जिन कणों से मिलकर हमारा ठोस बना होता है वो कण कैसे होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। और इसके अलावा कणों के मध्य पाए जाने वाला जो अंतराणविक आकर्षण बल होता है वो वांडर वाल बल होता है या वांडर वाल बल होता है। ठीक है, तो एक उदाहरण की अगर हम बात करें जैसे है हमारा H2। ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोजन का एक क्रिस्टलन सॉलिड है जिसे कि हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर बोलेंगे। अब इसको नॉन पोलर क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि जब हम हाइड्रोजन के अणु को अगर हम देखें, ये हाइड्रोजन का अणु है, इसमें हमारे दो हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं वो सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर इन दोनों कणों को देखें तो इनमें कोई भी हमारे यहाँ पर चार्ज नहीं होता है, क्योंकि दोनों कण एक समान है तो इसमें कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर दूसरे हाइड्रोजन के कण को हम देखें तो दूसरा हाइड्रोजन का कण भी हमारा क्या होगा, इसी प्रकार का होगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये भी नॉन चार्ज है, ये भी नॉन चार्ज है, इनमें भी कोई चार्ज नहीं है, इस कण में भी कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर जो कण होते हैं, जो हाइड्रोजन का एक कण दूसरे कण को क्या करेगा, केवल दुर्बल अंतराणविक आकर्षण बल द्वारा या दुर्बल वांडर वाल बंध द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करेगा, और जब ये इनके बीच जब आकर्षण बल देखने को मिलेगा तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के पश्चात ठोस अवस्था का निर्माण करेंगे। तो ऐसे जो क्रिस्टलन सॉलिड होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर क्रिस्टलन सॉलिड बोलेंगे। तो यहाँ पर कोई पोल नहीं है, कोई ध्रुव यहाँ पर उत्पन्न नहीं हो रहा है, और कणों के मध्य जो अंतराणविक आकर्षण बल है वो कौन सा है, वांडर
वाल फोर्स है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम नॉन पोलर क्रिस्टलन सॉलिड की विशेषता देखते हैं तो ये जो क्रिस्टलन सॉलिड होते हैं ये या तो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं या लिक्विड। अगर हम नॉर्मली देखें अर्थ में इनकी पोजीशन देखें तो या तो लिक्विड ये होते हैं या तो ये गैसियस होते हैं। इसके अलावा अगर हम इनका बॉइलिंग पॉइंट या अगर इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें तो ये बहुत कम होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये विद्युत के कुछ आलक होते हैं। ठीक है, या बैड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ लाइट एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इसके अलावा अगर हम इनके अन्य उदाहरणों को देखें तो जब क्लोरीन जब ठोस अवस्था में होता है, ऐसी ब्रोमीन जब ठोस अवस्था में होता है, आयोडीन जब ठोस अवस्था में होता है। इसके अलावा जितने भी हमारे अक्रिय गैसें हैं, ठीक है, इसमें है ऑर्गन है, नियॉन है, जीनॉन है। ठीक है, तो ये सभी जब ठोस अवस्था में होते हैं तो उस समय ये नॉन पोलर क्रिस्टलन सॉलिड का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्य उदाहरण है हमारे CH4। अगर हम CH4 को भी देखें तो ये भी हमारे नॉन पोलर क्रिस्टलन सॉलिड का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा CCl4। तो ये कुछ हमारे नॉन पोलर क्रिस्टलन सॉलिड के उदाहरण हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल हमारे ये हैं, तो इन एग्जाम्पल्स को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, नॉन पोलर के बाद अगले प्रकार के जो हमारे क्रिस्टलन सॉलिड हैं वो हैं पोलर क्रिस्टलन सॉलिड। अगर हम पोलर क्रिस्टलन सॉलिड की बात करें तो जो पोलर क्रिस्टलन सॉलिड होते हैं, अगर हम दूसरे प्रकार के जो हमारे क्रिस्टलन सॉलिड है पोलर क्रिस्टलन सॉलिड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे या जो अवयवी कण होंगे वो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे, और ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि पोलर होते हैं, जिनमें कि क्या होते हैं, द्विध्रुव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो एक उदाहरण की अगर हम बात करें जैसे HCl। अब जब HCl ठोस अवस्था में होता है, जब इसकी अवस्था ठोस होती है तो यहाँ पर ये जो HCl है ये पोलर क्रिस्टलन सॉलिड का निर्माण करता है। अब अगर हम कहें कि पोलर किसे कैसे बोलेंगे हम इसको, तो यहाँ पर अगर हम एक HCl के कण को देखें या एक HCl के मॉलिक्यूल को देखें तो यहाँ पर ये HCl का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इन दोनों की अगर हम विद्युत ऋणता में देखें तो जो क्लोरीन है इसकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन की अपेक्षा उच्च होती है, जिसके कारण क्या होता है, इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहता है, और इसके अलावा मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखो जब पूरा क्रिस्टलन सॉलिड को देखेंगे तो यहाँ पर प्रत्येक हमारा हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और इसके अलावा जो क्लोरीन है ये क्लोरीन हमारा पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो पूरे पूरे क्रिस्टल में अगर हम देखें तो क्लोरीन पार्शियली नेगेटिव है जबकि हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल का क्लोरीन और दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के बीच यहाँ पर आकर्षण बल देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच क्या हो चुके हैं, अपोजिट चार्ज उत्पन्न हो चुके हैं। तो ऐसा जो यहाँ पर फोर्स होता है, ऐसा जो यहाँ पर बल होता है, इस बल को हम यहाँ पर द्विध्रुव बल या डाइपोल फोर्स बोलते हैं। डाइपोल फोर्स इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कणों के मध्य या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में केवल कौन सा फोर्स पाया जाता है, डाइपोल फोर्स पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें जो पोलर क्रिस्टलन सॉलिड होते हैं ये भी मुख्यतः या तो ये लिक्विड फेज में होते हैं पृथ्वी में, या तो ये सामान्य ताप पर गैस फेज में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम इनकी विद्युत की सुचालकता देखें तो ये भी क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। अगर इससे पहले हमने नॉन पोलर देखे थे, ये भी इनकी फेज भी अगर हम अर्थ में देखें तो लिक्विड और इसके अलावा गैसियस फेज में पाए जाते हैं, जबकि पोलर जो क्रिस्टलन सॉलिड होते हैं ये भी हमारे लिक्विड फेज में और इसके अलावा गैसियस फेज में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम अन्य एग्जांपल की बात करें तो HBr, ठीक है, HI, इसके अलावा SO2, तो ये हमारे कुछ पोलर क्रिस्टलन सॉलिड होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद तीसरे प्रकार के जो हमारे क्रिस्टलन सॉलिड हैं ये हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टलन सॉलिड।
तो हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टलन सॉलिड ऐसे क्रिस्टलन सॉलिड होते हैं जहां पर जो अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ऐसे जो हमारे क्रिस्टलन सॉलिड होंगे या क्रिस्टलीय ठोस होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टलन सॉलिड या हाइड्रोजन आबंधित क्रिस्टलीय ठोस हम इनको कहेंगे। ठीक है, इनके इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे अगर हम देखें H2O जल के कण है हमारे, ठीक है, तो जल के कण आपस में मिलकर इन्होंने ठोस अवस्था का निर्माण किया है, बर्फ की अवस्था में है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये बर्फ की अवस्था में होते हैं तो उस समय क्या होता है कि एक जल का कण दूसरे जल के कण से हाइड्रोजन बंध द्वारा यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है, तो इसीलिए इनको हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टलन सॉलिड कहते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टलन सॉलिड में अदर एग्जाम्पल देखें तो इसके अलावा अमोनिया, ठीक है, इसके अलावा C2H5OH एल्कोहल, ये सभी जो जब ठोस अवस्था में होते हैं तो उस समय हाइड्रोजन आबंधित ठोस का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम हाइड्रोजन आबंधित ठोसों का अगर इसके कुछ अन्य गुणों को देखें तो जो हाइड्रोजन आबंधित ठोस होते हैं ये प्रकृति में या तो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, या तो गैस अवस्था में पाए जाते हैं, या तो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि तीनों अवस्थाओं में ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये भी विद्युत के कुचालक होते हैं और इसके अलावा इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो प्रायः कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा मॉलिक्यूलर क्रिस्टलन सॉलिड हम किसे कहते हैं, और इसके अलावा मॉलिक्यूलर क्रिस्टलन सॉलिड के हमने प्रकार देखे। तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलन सॉलिड हमारे 3 प्रकार के हैं, नॉन पोलर, पोलर और इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर में हमने देखा कि जो नॉन पोलर क्रिस्टलन सॉलिड होते हैं उनमें जो मॉलिक्यूल होते हैं या जो अणु होते हैं वो कैसे होते हैं, अध्रुवीय होते हैं, और अध्रुवीय अणुओं के बीच यहाँ पर जो बंध होता है, जिस बंध द्वारा वो बंधे रहते हैं वो बंध हमारा कौन सा होता है, वान डेर वाल बंध होता है। ठीक है, इसके अलावा जो पोलर हमारा जो पोलर हमारे क्रिस्टलन सॉलिड होते हैं इनमें अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल देखें या अवयवी कण देखें तो यहाँ पर ध्रुवीय अणु होते हैं, और ध्रुवीय अणुओं के मध्य यहाँ पर द्विध्रुव द्विध्रुव बंध पाया जाता है। इसके अलावा जो हाइड्रोजन बॉन्डेड हमारे यहाँ पर क्रिस्टलन सॉलिड हैं इनमें अगर हम बंध की बात करें, यहाँ पर भी जो हमारे अवयवी कण होते हैं वो अणु होते हैं, और इसके अलावा अणुओं के बीच यहाँ पर जो पाया जाने वाला बंध होता है वो हाइड्रोजन बंध होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलन सॉलिड को आप याद रखेंगे, और इसके अलावा कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल प्रत्येक के हमको यहाँ पर याद रखने हैं। इसके बाद अगले हमारे यहाँ पर जो क्रिस्टलन सॉलिड हैं वो हैं आयनिक क्रिस्टलन सॉलिड। तो आयनिक क्रिस्टलन सॉलिड की अगर हम बात करें तो आयनिक क्रिस्टलन सॉलिड में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं या जो हमारे अवयवी कण होते हैं जिनसे मिलकर हमारा ठोस पदार्थ बना हुआ है वो अवयवी कण हमारे धन अथवा ऋण आयन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम जो आयनिक क्रिस्टलन सॉलिड की अगर हम बात करें तो आयनिक क्रिस्टलन सॉलिड में कणों के मध्य पाए जाने वाला जो आकर्षण बल होता है वो हमारा आयनिक बंध होता है। इसके अलावा क्रिस्टलन सॉलिड के अगर हम अन्य गुणों की बात करें तो क्रिस्टलन सॉलिड मुख्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, और इसके अलावा भंगुर प्रकृति के ये होते हैं। और जो आयनिक ठोस होते हैं, आयनिक ठोस साधारणतः अगर हम देखें ये विद्युत के कुचालकता को प्रदर्शित करते हैं, जबकि जब हम इसको वाटर में घोलते हैं या जब हम इसको गलाते हैं तो उस समय ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। तो ऐसे जो ठोस होते हैं उन ठोसों को हम क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं, या आयनिक सॉलिड इनको कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम इनके उदाहरण देखें तो NaCl, ZnCl2, CuCl2 ठीक है, KCl, FeCl2, तो ये सभी पदार्थ जब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है, तो उस समय ये किसका निर्माण करते हैं, आयनिक क्रिस्टलन सॉलिड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो एक हम उदाहरण के रूप में देख लेते हैं NaCl। तो ये हमारा NaCl का एक क्रिस्टलन ठोस है। ठीक है, तो अगर हम NaCl के क्रिस्टलन ठोस में देखें तो यहाँ पर जो कण होते हैं ये कण एक दूसरे से आयनिक बंध द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें एक कण हमारा धनायनिक होता है जबकि दूसरा कण हमारा यहाँ पर ऋणायनिक होता है। तो धनायन और ऋणायन बनाने के फलस्वरूप ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ आयनिक बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जब इन ठोसों को जब हम
जब ठोस अवस्था में इनका जब अध्ययन किया जाता है तो यहाँ पर देखा जाता है कि ये जो होते हैं इनकी जो प्रकृति होती है वो भंगुर प्रकृति के होते हैं, यानी कि अगर हम इनको चोट मारते हैं तो आसानी से क्या हो जाता है, टूट जाते हैं। जबकि अगर हम विद्युत की सुचालकता इनकी देखते हैं ठोस अवस्था में, तो विद्युत की यहाँ पर कुचालकता को प्रदर्शित करते हैं। इसके अतिरिक्त जो आयनिक ठोस होते हैं, इन आयनिक ठोसों को ये ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जब इनको गलाकर द्रवित किया जाता है या द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जाता है तो उस समय क्या होता है कि यहाँ पर उपस्थित जो आयन होते हैं, जब इनको गलाया जाता है तो इनमें उपस्थित जो आयन होते हैं वो आयन एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं, जिसके कारण जब हम इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आसानी से द्रव अवस्था में इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। ठीक है, तो ऐसे जो ठोस होंगे उन ठोसों को हम क्या बोलेंगे, आयनिक ठोस या आयनिक क्रिस्टलन सॉलिड। ठीक है, तो आयनिक क्रिस्टलन सॉलिड NaCl है, ZnCl2 है, CuCl2 है, KCl है, उसके अलावा FeCl2 है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे अन्य जो ठोस हैं वो आयनिक ठोस के अवस्था में पाए जाते हैं, आयनिक ठोस के रूप में पाए जाते हैं। अगले प्रकार के अगर हम ठोसों की बात करें तो ये है मेटेलिक क्रिस्टलन सॉलिड, या इसको हम बोलते हैं धात्विक क्रिस्टलन ठोस। तो अगर हम धात्विक क्रिस्टलन ठोस की बात करें तो धात्विक क्रिस्टलन ठोस मुख्यतः धातुओं में पाए जाते हैं, या जो धातुएं होती हैं वो एक प्रकार की क्या होती हैं, धात्विक क्रिस्टलन सॉलिड का वो निर्माण करती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो धात्विक क्रिस्टलीय ठोस है या जो मेटेलिक क्रिस्टलीय ठोस है, इनमें अवयवी कण धातु होते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर धातुओं के मध्य जो बंध पाया जाता है वो बंध हमारा धात्विक बंध होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम जब मेटेलिक क्रिस्टलीय ठोस को देखते हैं या धात्विक क्रिस्टलीय ठोसों को देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जो क्रिस्टल इसका होता है, इस क्रिस्टल में बीच बीच में इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत रहते हैं। जो धातुएं हमारी होती हैं वो धातुएं यहाँ पर अपने क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके क्रिस्टल में उपस्थित रहते हैं। इस कारण क्या होता है कि जब भी धातुओं पर जब भी लाइट पड़ती है तो लाइट पड़ने पर क्या होता है कि उनमें चमक उत्पन्न होती है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसमें घूमते हैं, और जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो वहां पर जो उनका घूमने की जो गति होती है वो तीव्र हो जाती है, जिसके कारण उनमें बहुत अधिक चमक उत्पन्न होती है। इसके अलावा इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण जो धात्विक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये विद्युत के सुचालक भी होते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल मैं यहाँ पर बनाऊंगा धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। तो ये हमारा एक धात्विक क्रिस्टलीय ठोस है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो अवयवी कण है वो कौन क्या है, धातु आयन है, धातु आयन है। इसके अलावा जो धातु आयन है उन धातु आयनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर त्याग रखा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन इसी धातु में घूमते रहते हैं। अब क्या होता है कि जब लाइट इन पर पड़ती है, जब सूर्य का प्रकाश इन किसी भी धातु पर पड़ता है तो उस समय क्या हो जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये रोटेट करने लगते हैं या घूमने लगते हैं, जिसके कारण जो धातुएं होती हैं उन धातुओं में यहाँ पर चमक उत्पन्न होती है। इसी प्रकार जब हम लाइट से धातुओं को जोड़ते हैं तो लाइट से जोड़ने पर भी क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। विद्युत धारा की उपस्थिति के कारण जब यहाँ से विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की जाएगी तब भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों में रोटेशन पाया जाता है या इलेक्ट्रॉन इनमें घूमने लगते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं यहाँ पर विद्युत की सुचालकता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अगर हम उदाहरण की बात करें जो मेटेलिक ठोस होते हैं इनके अगर उदाहरण की बात करें तो कॉपर है, आयरन है, निकिल है, कोबाल्ट है। ठीक है, इसके अलावा क्रोमियम है। तो जितनी भी हमारी धातुएं होती हैं जब ठोस अवस्था में ये होती हैं तो उस समय क्रिस्टलन सॉलिड बनेंगे। चौथे प्रकार के जो हमारे क्रिस्टलन सॉलिड हैं वो है कोवलेंट और नेटवर्क क्रिस्टलन सॉलिड, या इनको हम सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं। अगर हम सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो यहाँ पर जो अवयवी कण होते हैं वो परमाणु होते हैं, और जो परमाणु होते हैं यहाँ पर वो एक दूसरे से चूंकि सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सहसंयोजी क्रिस्टलन सॉलिड या कोवलेंट क्रिस्टलन सॉलिड हम इनको कहते हैं। ठीक है, तो एक साधारण से अगर हम इसका कुछ एग्जांपल देखें तो डायमंड है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड।
ठीक है। और इसके अलावा सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये हमारे कोवलेंट क्रिस्टलन सॉलिड के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड में जो कार्बन है, कार्बन के जो कण होते हैं ये हमारे इस प्रकार एक दूसरे से जुड़ते हैं और जुड़ने के पश्चात ये क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी रचना बनाते हैं, एक जाल के समान यहाँ पर रचना बनाते हैं, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर कार्बन एटम का क्या बनता है, जाल बनता है, नेटवर्क बनता है, ठीक है। तो चूंकि जो जो कोवलेंट क्रिस्टलन सॉलिड होते हैं, यहाँ पर जो अवयवी कण होते हैं, जो परमाणु होते हैं, वो एक दूसरे से सहसंयोजी या कोवलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़कर एक बहुत बड़े नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं या एक बहुत बड़े नेटवर्क का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, नेटवर्क ठोस भी इनको कहा जाता है, नेटवर्क क्रिस्टलन सॉलिड भी इनको कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो कोवलेंट क्रिस्टलन सॉलिड होते हैं ये बहुत अधिक कठोर होते हैं, क्योंकि कणों के मध्य पाए जाने वाले जो बंध है वो सहसंयोजी बंध है। तो सहसंयोजी बंध होने के कारण ये जो होते हैं ये बहुत अधिक कठोरता व्यक्त करते हैं। अगर हम देखें तो प्रकृति में हमारा सबसे अधिक जो कठोरता व्यक्त करता है वो डायमंड करता है। अभी तक जितने भी हमारे यहाँ पर पदार्थ खोजे गए हैं तो उसमें सबसे अधिक जो कठोर पदार्थ है वो कौन सा है, हीरा है। तो हीरे में कौन से बंध, किस बंध के कारण ये ज्यादा कठोरता व्यक्त करता है, कार्बन कार्बन के मध्य सहसंयोजी बंध के कारण। इसके अतिरिक्त अगर हम सहसंयोजी ठोसों की बात करें तो इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो बहुत अधिक उच्च होता है, बहुत अधिक उच्च ये गलनांक व्यक्त करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा विद्युत के ये कुचालक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एक ठोस है, कोवलेंट ठोस है ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट को अगर हम देखें तो ग्रेफाइट हमारा कुछ यहाँ पर अपवाद दर्शाता है, ठीक है, या एक्सेप्शन दर्शाता है, ठीक है। क्यों, देखो अगर हम देखें अन्य प्रकार के जो हमारे डायमंड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ये हमारे बहुत अधिक ठोस होते हैं और इसके अलावा इनका गलनांक उच्च होता है और इसके अलावा विद्युत के ये कुचालक होते हैं। जबकि यहाँ पर जो ग्रेफाइट है ये कोवलेंट ठोस होते हुए भी या सहसंयोजी ठोस होते हुए भी इसका जो गलनांक होता है वो भी कम होता है। इसके अलावा मुख्य रूप से विद्युत की सुचालकता को प्रदर्शित करता है और मुलायम होता है, ठीक है। तो इसका कारण होता है कि ग्रेफाइट में अगर हम देखें तो यहाँ पर सिंपली अगर हम देखें जो डायमंड होता है, जो हीरा होता है, उसमें एक कार्बन चारों ओर से यहाँ पर सहसंयोजी बंधन द्वारा जुड़ा रहता है। जबकि अगर हम ग्रेफाइट में देखें तो ग्रेफाइट में केवल 3 कार्बन यहाँ पर 3 कार्बनों से आबंधित रहता है, जबकि जो चौथा कार्बन होता है या जो चौथा इसका इलेक्ट्रॉन होता है ये स्वतंत्र होता है। प्रत्येक कार्बन का जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वो स्वतंत्र होता है। अब क्या होता है कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब ग्रेफाइट में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर जो कण या जो ये फ्री जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गति करने लगते हैं, जिसके कारण ये विद्युत की सुचालकता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आज के लेक्चर में हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलन सॉलिड, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन कितने भागों में किया गया है, 4 भागों में किया गया है। सबसे पहले हमने पढ़े यहाँ पर मॉलिक्यूलर ठोस या मॉलिक्यूलर क्रिस्टलन सॉलिड, जिसको हम आणविक क्रिस्टलन ठोस भी कहते हैं। इसके अलावा हमने दूसरा पढ़ा यहाँ पर आयनिक क्रिस्टलन ठोस, ठीक है। तीसरे प्रकार के ठोस हमने मेटेलिक या धात्विक क्रिस्टलन सॉलिड पढ़े और इसके अलावा चौथे हमने यहाँ पर पढ़े सहसंयोजी क्रिस्टलन सॉलिड या सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस। तो आज की क्लास में इतना ही। इसका आगे का जो लेक्चर है उसको हम अगले पार्ट